अगेन वेलकम बैक ऑन माय चैनल बायोलॉजी विद ब्रिजेश मिश्रा। बेटा हम लोग थर्ड पार्ट तक हम लोगों ने ये देखा था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू आप किस तरह से डीएनए को रिकम्बाइन करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो क्या होता है कि हम ये देखेंगे कि आपने किसी एक डीएनए में इतने सारे कट लगा दिए ना, अब उनको सेपरेट कैसे किया जाए, ये दूसरी बड़ी सबसे बड़ी टेंशन होती है। तो इसको सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है उसका नाम होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसीलिए आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। कि जो आपने काट काट के जो उसके पीसेस किए हैं ना, छोटे 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 या फिर बड़े बड़े, जैसे भी आपने रैंडम पीसेस जैसे भी किए होंगे और वो स्पेसिफिक सीक्वेंस के, तो अब आप उसको सेपरेट और आइसोलेट कैसे करोगे। बोलोगे कि इसका मतलब क्या होता है सेपरेशन और आइसोलेशन। सेपरेशन का मतलब क्या होता है कि उनको अलग अलग करना, फिर आइसोलेट करना होता है कि जो अलग अलग किए हुए छांट के फिर आप उनमें से एक को पिकअप कर सकते हो, एक को चूज करके निकाल सकते हो कौन सा वाला है। ठीक है, तो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स ये किसके थ्रू होता है, बाय द यूजिंग ऑफ मेथड इट इज पॉसिबल बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये टेक्निक क्या होती है कि बेटा इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद क्या होता है कि डीएनए के जो आपके फ्रेगमेंट्स हैं उनको लोड किया जाता है। लोड किस में किया जाता है, अब यहाँ पर डायग्राम के थ्रू देखिए। ये जैसे इस तरह से इसमें ये वेल बनी होती है। वेल मतलब जो हिंदी में आप इसे कुआं बोलते हैं, तो इस तरह से इसमें ये वेल बनी होती है और जिसमें ये बनी हुई होती है उसका नाम क्या होता है, एग्रोज। क्या होता है बच्चों, एग्रोज होता है ये। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है ये कैथोड है, जहां पर इसे जाना है, जहां पर इसको जाना है वो कैसे चार्ज होगा, वो होगा कैथोड, और जो जहां पर जिसको जाना है उसको क्या कैसे चार्ज होगा, एनोड। एनोड कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब बात आती है कि आप पाइपेट के थ्रू, एक पाइपेट होता है जिस तरह से इसमें मशीन टाइप की रहेगी। ठीक है, इस तरह से रहता है आगे से, फिर इस तरह से यहाँ पर इस तरह से। आपको जो रिसर्च लग रहा है कि इंजेक्शन है, लेकिन इंजेक्शन नहीं है, ये पाइपेट है। और यहाँ पर ये रीडिंग वगैरह आती रहती है जो भी है। तो जब पाइपेट को यूज करके आप जो इसमें वेल है, अब आप ये बोलेंगे ये किसमें है, तो यहाँ पर एगरोज जेल यूज की जाती है। क्या यूज किया जाता है, एगरोज जेल। ठीक है, डीएनए को किसी एक ऐसे ट्रे में नहीं डाल दिया जाता है, ये जेल यूज होती है मैट्रिक्स। जैसे मान लो आप एक ट्रे यूज करते हैं, इस तरह से ट्रे में आप क्या डालते हैं, कोई भी जैसे मोम टाइप का, वैक्स टाइप का पिघला के आप उसमें डाल दीजिए। तो उसको नहीं डालना है, आपको क्या डालना है, एगरोज जेल को। ठीक है, वो मेरा समझाने का तरीका ऐसा है। तो आप ये क्या यूज करते हैं, एगरोज जेल। एगरोज कहाँ से मिलती है, आपके सीवीड से मिलती है ये। ठीक है, और सीवीड में जैसे आपकी अलगी जो होती है उनसे मिलता है, क्या मिलता है, ये एग्रोज जेल। एग्रोज जेल का ये है इसका कंसेप्ट कि ये अगर ज़्यादा होंगे, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो इसके बीच में जो सीविंग पोर्स है, जिनसे कि कोई भी मटेरियल पास हो सके। सीविंग पोर्स का मतलब जैसे चलनी जैसा, जिससे वो छान सके। और अगर आप इसका कंसंट्रेशन कम लेंगे तो जो उसमें पोर्स होंगे मटेरियल में, जो मैट्रिक्स में, वो बड़े बड़े होंगे। क्लियर हो गया। तो एक तरह से ये मैट्रिक्स एक लेयर बिछाई जाती है जिसमें कि डीएनए हम डालते हैं, जिसको डालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लोडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लोड किया किसके थ्रू, पाइपेट के थ्रू। क्या यूज किया जाता है, मैट्रिक्स यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस इज एगरोज जेल। ठीक है, और ये एगरोज जेल किससे मिलती है, आपको बता ही दिया मैंने, सीवीड से मिलती है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करने से पहले इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक क्या डाला जाता है, केमिकल डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास करा जाएगा, तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर, मैंने यहाँ पर एनोड क्यों लिखा है, क्योंकि जब यहाँ पर आपने डीएनए डाला है तो डीएनए डालने पर वो नेगेटिव चार्ज होता है। डालने से मतलब नहीं होता, डीएनए पर कैसा चार्ज होता है, डीएनए पर चार्ज होता है नेगेटिव। किसकी वजह से, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। इसकी वजह से फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। क्लियर हो गया बच्चों।
तो फॉस्फेट ग्रुप आपको पता ही है, जैसे कि आपको 5 प्राइम 3 प्राइम पर भी आपको 3 प्राइम पे OH मिलता था, 5 प्राइम पर फॉस्फेट ग्रुप मिलता था। 11th का रिकॉल करो, और उस पर क्या होता था कि जो टर्मिनल एंड होता था उस पर -2 चार्ज होता था, और बीच में अगर आप सीक्वेंस में आते जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता था, सुगर फॉस्फेट बैकबोन। इसीलिए तो बोलते हैं हम लोग डीएनए को ना, डीएनए को हम लोग सुगर फॉस्फेट बैकबोन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसमें शुगर यूज करी जाती है, पेंटोज शुगर, और क्या क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है इसमें, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है। तो जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि आप H3PO4 बोल रहे हैं ना, आपको पता होगा कि इस तरह से स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको एक बार फिर से यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर CH2, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ था, नहीं हुआ था, और फिर उसके बाद जो यहाँ पर ये इसका जो 3rd प्राइम है, फिर ये अगला जो फॉस्फेट ग्रुप होगा यहाँ से फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है, इस तरह से इस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जब आप डीएनए को मूव कराओगे तो आपको खुद ही कॉमन सेंस की चीज है कि वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा एनोड की तरफ, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो नेगेटिव चार्ज्ड डीएनए मूव टुवर्ड्स एनोड, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को एकदम बेसिक से बेसिक चीजें क्लियर होंगी। तो कई बार क्या होता है, एनोड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैथोड नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो वो कैथोड से कहाँ पर जाते हैं, नेगेटिव, ये एनोड पर, ये फिर कैसा, कौन सा पोल होगा, ये होगा कैथोड। ये कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब ये यूज किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू ही हम क्या करते हैं, हम डीएनए को सेपरेट करते हैं। क्लियर हो गया, आगे समझ में। तो नेगेटिव चार्ज डीएनए को एनोड की तरफ मूव कराया जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब वो मूव कर रहे होते हैं तो उसके पोर्स के बीच में से होकर निकलते हैं। तो जो जैसे कि मान लो ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, तो जो जितना बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो कम दूर चलेगा। मान लो जो ज़्यादा, जैसे कोई हैवी आदमी है, कोई हैवी सामान है, आप उसे मान लो 10 किलो का पत्थर फेंक रहे हो, तो 100 मीटर दूर थोड़ी गिरेगा, हो सकता है 10 मीटर दूर ही गिरे। आप 50 किलो का पत्थर है, हो सकता है 20 मीटर दूर गिरे। हो सकता है आप बस खाली आधा किलो का पत्थर फेंक रहे हो, तो हो सकता है वो 100 मीटर चला जाए। तो इस तरह से कि जो जितना छोटा डीएनए होगा वो उतनी दूर मूव करेगा। ये डीएनए के हम बैंड्स देख रहे हैं। बैंड्स का मतलब क्या होता है कि ये जो जितने ही पतले छोटे छोटे जो फ्रीक्वेंस होंगे, जैसे कि मान लो आपका डीएनए है, अब इसके जो साइज है आपने इतना सा कट कर दिया है, तो ये ज्यादा दूर तक जाएगा, और ये जो बड़ा वाला साइज होगा वो कम दूर तक जाएगा। तो डीएनए का जितना छोटा साइज होता है वो उतनी दूर तक जाता है। यहाँ पे ये समझ में आ गया बच्चों आपको। अब दूसरी बात क्या आती है कि यहाँ पर एक वर्ड है इल्यूशन। इल्यूशन क्या होता है, इल्यूजन नहीं बोल रहा हूँ मैं, इल्यूशन बोल रहा हूँ। इल्यूशन का मतलब क्या होता है, द ट्रांसफरिंग ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए फ्रॉम द एग्रोस जेल, ठीक है, वो क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड अ इल्यूशन। और मूविंग करते हैं, ट्रांसफरिंग करते हैं, या जो जैसा भी करते हैं, मूविंग ऑफ फ्रेगमेंटेड डीएनए इन एग्रोस, ये समझ में आ रही है आपको, इन एग्रोस जेल, मूविंग ऑफ फ्रेगमेंटेड डीएनए इन एग्रोस जेल इज कॉल्ड इल्यूशन। क्या बोलते हैं उसे हम, इल्यूशन। अब दूसरी बात बच्चों दिमाग में यह आता है, इल्यूशन भी समझ में आ गया आपको, किस तरह किया जाता है ये भी समझ में आ गया, डीएनए पर चार्ज कैसा होता है ये भी समझ में आ गया, पोल किस पोल की तरफ जाएंगे वो भी समझ में आ गया। अब दूसरी बात क्या होता है कि बेसिक चीज़ जो मुझे समझानी थी वो ये है कि जो डीएनए होता है ना हमारा, आप उसे अपने नेकेड आई से तो वैसे भी नहीं देख सकते हो, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप में भी देखोगे तो आप उसे इसलिए नहीं देख पाओगे बिकॉज वो कलरलेस होता है। तो आपको इजीली डीएनए को आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं अगर आप उसे कोएगुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप स्पिंच से आप देखेंगे कि 12th का जो प्रैक्टिकल होगा, जो स्पाइनेज का जो प्रैक्टिकल कराया जाता है उसमें अलग से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है,
ठीक है। तो जब वो कोएगुलेट होते हैं तो वो दिखाई देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ क्या होते हैं ऐसे जो डीएनए हमारे जो सेल वाले डीएनए हैं इसके, कि इनको अगर आप नॉर्मली देखेंगे जेल में तो जेल भी वाइट कलर का होता है, ये भी वाइट कलर के होंगे, एकदम वाइट नहीं होता, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है। तो जब आप इसे देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, एक केमिकल यूज़ किया जाता है जिसका नाम होता है इथिडियम ब्रोमाइड। यूज़ किया जाता है ETBR से बोलते हैं शॉर्ट में, ETBR। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड को क्यों यूज़ किया जाता है, ये केमिकल ऐसा होता है कि जब आप इसको उसमें मिक्स करने के बाद, जब डीएनए में मिक्स करने के बाद जब आप इसे लोड करते हो और फिर यूवी रेडिएशन आप उसे एक्सपोज करते हो, बिना यूवी रेडिएशन एक्सपोज किए ही काम नहीं करता। तो यूवी रेडिएशन जब आप इसे एक्सपोज करते हो तो डीएनए का कलर लाइटिश ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। तो आपको इस जो ट्रांसपेरेंट और वाइटिश कलर की जो एग्रोस जेल का जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है आपका, इसमें आप इजीली देख सकते हो। जैसे कि अभी आपको विजिबल है ना, बोर्ड पे आपको विजिबल हो रहा है कि डीएनए किस तरह से दिख रहा है। तो अभी ये ब्लैक कलर का दिख रहा है क्योंकि मार्कर इस तरह का है। लेकिन अगर आप इसको ETBR यूज करते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है आपको, ऑरेंज कलर का, आफ्टर एक्सपोजर ऑफ यूवी रेडिएशन। इथिडियम ब्रोमाइड इज यूज्ड in this process for visibility of isolated DNA। ठीक है, तो सेपरेटेड और आइसोलेटेड डीएनए है उनकी विजिबिलिटी के लिए जरूरी होता है। तो ये आपको समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, तो उसमें का एक टॉपिक में से एक छोटा सा टॉपिक आज आपका वो खत्म हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।